नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के स्ट्रीट वेंडर्स की। कोरोना बहरान के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वानिधि स्कीम मुतारिफ़ करवाई है। इस स्कीम का मकसद वबा से मुतासिर होने वाले छोटे ताजरीन की माली इमदाद है। इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 1 साल की मुद्दत के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज फराहम किया जाता है। कर्ज की बर वक्त अदायगी या वक्त से पहले अदायगी पर वो 20,000 रुपये तक और 50,000 रुपये तक का कर्ज दूसरी और तीसरी मरतबा हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम का आगाज़ जनवरी 2021 में 125 मुंतखब शहरों में किया गया था, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। मरकज़ी हुकूमत के आंकड़ों के मुताबिक 26 जुलाई 2021 तक 43,10,000 कर्ज़ों की दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 25,20,000 अफराद के लिए कर्ज को मंजूरी दी गई और 22,70,000 अफराद के लिए कर्ज की रकम जारी कर दी गई है, जो कि 2,243 करोड़ रुपये है। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही हालात बयान करते हैं। हैदराबाद में अहल स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वानिधि स्कीम के ज़रिए कर्ज की फराहमी में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। ओहदेदारों की ताख़ीर और अदम संजीदगी की वजह से छोटे ताजरीन इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने से महरूम हो रहे हैं। उन ताजरीन का कहना है कि ओहदेदारों की जानिब से प्रोसेस का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल ना करने की वजह से उन्हें कर्ज की इजराई में ताख़ीर हो रही है। वाज़ेह रहे कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने गुज़िश्ता साल अगस्त में बाज़ मकामात का दौरा करते हुए कई अफराद से कर्ज के लिए दरखास्तें वसूल की थी, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की गई। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में करीब 2 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेकिन लाइसेंस की इजराई के मामले में ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से सिर्फ 1,62,000 छोटे ताजरीन का रिकॉर्ड मौजूद है और उनमें से भी सिर्फ 39,000 को लोन मिला है। अगर स्ट्रीट वेंडर्स की तादाद के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 25% छोटे ताजरीन को ही कर्ज की रकम हासिल हुई है। कहा जा रहा है कि GHMC के हुक्काम की जानिब से इस स्कीम पर ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से छोटे ताजरीन को कर्ज फराहम नहीं हो पा रहा है। बताया गया है कि दफातर के चक्कर काटने के बावजूद भी इसके कोई खातिर ख्वाह नतायज बरामद नहीं हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि GHMC की जानिब से स्ट्रीट वेंडर्स से मुतालिक दस्तावेज़ बैंक में जमा करवाने की सूरत में ही उन्हें कर्ज की रकम फराहम होती है, लेकिन इस काम में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। हालांकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कई अफराद सड़क पर कारोबार करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले कर्ज के मामले में ओहदेदारों की लापरवाही उन्हें सरकारी कर्ज से महरूम रखने का सबब बन रही है। ये भी मालूम हुआ है कि ओहदेदारों की जानिब से उन ताजरीन के लिए शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड्स की इजराई में भी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत कर्ज के लिए दरख्वास्त गुजार के लिए ज़रूरी है कि उसके पास GHMC की जानिब से जारी करदा शनाख्ती कार्ड हो। शहर में जारिया साल अप्रैल से अभी तक 5,000 अफराद को ही कर्ज की रकम फराहम हुई है, वो भी ताज़ा तौर पर मंजूर नहीं किए गए, बल्कि साबिक में सैंक्शन लोन ही है। जारिया साल दरख्वास्त दाखिल करने के बावजूद किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हालात ने ऐसा रुख बदला है कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हुए अच्छी खासी रकम कमाने वाले भी सड़क पर आ गए हैं। गुड़ी मलकापुर के स्ट्रीट वेंडर बाबुल रेड्डी का कहना है कि वो कोरोना से पहले एक होटल में शेफ़ की हैसियत से काम करते थे, लेकिन होटल बंद हो गई और वो सड़क पर आ गए। इस वक्त वो ठेला मंडी पर अदरक लहसुन फ़रोख्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुक्काम ने 6 माह कबल 10,000 रुपये दिलवाने का एक एप्लीकेशन लिया था, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। इसी तरह महावीर हॉस्पिटल के पास मेवा फ़रोख्त करने वाली खातून भारती ने बताया कि 2 माह कबल GHMC के ओहदेदार उनका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और बैंक पासबुक ले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह और भी स्ट्रीट वेंडर्स की यही कहानी है। दरअसल ये कर्ज GHMC की जानिब से फराहम नहीं किया जा रहा है, बल्कि मरकज़ की एक स्कीम के तहत ये लोन दिए जा रहे हैं। GHMC के ज़िम्मे सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स की निशानदही करना है, लेकिन वो इस काम में भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी इस लापरवाही का खुमियाजा गरीब छोटे ताजरीन को भुगतना पड़ रहा है। अब बात अफ़गानिस्तान की। अफ़गान तालिबान ने मुल्क में अफ़गानिस्तान इस्लामी अमारत के तहत हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पे
एक ट्वीट किया और कहा कि मुल्क को बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल किए 102 साल मुकम्मिल होने की खुशी में हम अफ़गानिस्तान इस्लामी अमारत के क़याम का ऐलान करते हैं। साथ ही उन्होंने अफ़गानिस्तान इस्लामी अमारत के झंडे और सरकारी निशान की तस्वीर भी शाये की। बादशाह अपनी एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि अमारत इस्लामी तमाम ममालिक के साथ बेहतर सिफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहती है। उन्होंने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि किसी मुल्क के साथ तिजारत नहीं करेंगे और इस हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहें झूठी हैं, जिसे हम मुस्तरद करते हैं। वाज़ेह है कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से मुल्क में खौफ व हरास की फ़िज़ा पाई जाती है और खुसूसन अक़लियत और अमरीका नवाज़ ग्रुप अपने मुस्तक़बिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान भर में आम माफ़ी का ऐलान किया था और ख़वातीन को दावत दी थी कि वो उनकी हुकूमत में शामिल हों। इसी दौरान पाकिस्तान से जुड़े अफ़गानी सूबे कुनार की दारुल हुकूमत असदाबाद में यौम आज़ादी के मौके पर निकाली जा रही रैली में लोग अफ़गानी झंडा लहरा रहे थे। इन पर तालिबान ने फायरिंग कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। तशद्दुद में 2 लोग मारे गए हैं। दारुल हुकूमत काबुल के पश्तूनिस्तान चौक पर भी तालिबान मुखालिफिन ने अफ़गानिस्तान का कौमी परचम लहराया। जलालाबाद में भी चारशंबे के रोज़ कौमी परचम के साथ मुजाहरा कर रहे लोगों पर तालिबान ने फायरिंग की थी। इसमें 3 लोग मारे गए थे। यहाँ सहाफ़ियों को भी पीटा गया था। इस बीच तालिबान ने कहा कि अफ़गानिस्तान का झंडा अब नई बनने वाली तालिबानी सरकार ही तय करेगी, लेकिन अमरुल्लाह साले ने यह भी कहा कि कौमी परचम फहराने वालों और मुल्क के एहतराम के लिए आगे आने वालों को सलाम करते हैं। शिरीन खान दे दिशवारिना वसुद्दीन के और नन मिली जज्बा दा मुंका तालिबान काबुल सर सर के दी मुंका। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बीच काबुल में वाक़ गुरुद्वारे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किया। इसमें दिख रहा है कि तालिबानी कायद काबुल में वाक़ गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। इस वीडियो को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि तालिबान ने काबुल के गुरुद्वारे में पनाह लेने वाले हिंदुओं और सिखों से मिलकर उन्हें सिक्योरिटी का भरोसा दिया। सिरसा का ये भी कहना है कि अफ़गानिस्तान में जो हिंदुस्तानी ख़ानदान फंसे हुए हैं उनको लेकर वज़ीर आज़म के दफ्तर में बात की गई है। वहाँ से पता चला है कि अफ़गानिस्तान में फंसे लोगों के लिए शुरू की गई नई स्कीम के तहत सभी के वीज़ा मंजूर कर लिए गए हैं। सिरसा का कहना है कि उनकी काबुल में वाक़ गुरुद्वारा कमेटी के सदर गुरनाम सिंह से भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वज़ारत ख़ारजा के लोग उनसे राब्ते में हैं और सभी के वीज़ा भी अप्रूव हो चुके हैं। अब काबुल से निकलने का इंतज़ार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 6 लोगों को गुरुद्वारे से एयरपोर्ट भी ले जाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के सुबुकदोश सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अगर मैं काबुल में ही रहता तो फिर मैं खूनरेज़ी में मुलविस होता या मुलाहिज़ा करता। मैंने सरकारी हुकाम के मशवरे से खूनरेज़ी से बचने के लिए मुल्क छोड़ा था। उन्होंने अपने साथ सदारती महल से भारी रकम ले जाने की खबरों की भी तरदीद की। उन्होंने चारशंबे को यूएई से एक वीडियो पैगाम में कहा कि अगर लोग उनके काबुल से बैरून मुल्क जाने की मुकम्मल तफसील से आगाह नहीं है तो फिर उनके बारे में किसी फैसले तक पहुँचने से भी गुरेज करें। अशरफ गनी ने गुज़िश्ता इतवार को बज़रिए तैयारा बैरून मुल्क जाने के बाद पहली मरतबा फेसबुक पर वीडियो के ज़रिए बराह रास्त गुफ्तगू की है। उन्होंने अपने खिलाफ आयद करदा उन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार दिया, जिनमें कहा गया था कि वो मुल्क से गैर मुल्की करेंसी की शक्ल में भारी रकम लेकर भाग गए हैं। क़ब्ल अज़ीं चारशंबे को मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने पहली मरतबा सुबुकदोश अफ़गान सदर अशरफ गनी और उनके ख़ानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुल्क में पनाह देने की तस्दीक़ की थी। Die amniyat-mas'ulin د دې لپاره راغلل چې یوه لویه توطیه شنډه کړي. زه یې له ساحې وویستم. سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، خو دوی د ارګ د دروازو شاوخوا ځای پر ځای شوي ول او زموږ امنیتي مسؤلینو د امنیت ټینګښت توان له لاسه ورکړی. دغه توطیې 2 برخه درلوده. اول یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل می بودم. طالبان و همکاران داخل
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब के साथ अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े की वजह से पैदा सूरत हाल और चैलेंजों पर बातचीत की। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क के जयशंकर ने एक ट्वीट करके कहा कि वो रॉब के साथ बातचीत का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब के साथ आज की बात काबिल खैर मकदम है। हमने अफ़गानिस्तान के वाक़यात और फौरी चैलेंजों पर ख्यालात का तबादला किया। रॉब ने भी ट्वीट किया कि डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। बरतानिया और हिंदुस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी ख़तरात, पनाह गज़ीनों की मदद और अफ़गान शहरियों की मदद के लिए मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने मंगल को ही अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन से काबुल हवाई अड्डे पर कमर्शियल परवाज शुरू किए जाने के बारे में बातचीत की थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि निजी शोबे से मजबूत और खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर में आगे आकर ताउन देने की अपील की। राजनाथ सिंह ने जुमेरात को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 0.5 की वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करते हुए कहा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही तरक्की की है, इसीलिए टेक्नोलॉजी पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब जब टेक्नोलॉजी की बात होती है मेरे दिल में अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया और जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक आते हैं। मुझे बताया गया कि तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत आगे बढ़े हैं। इन ममालिक की तरक्की टेक्नोलॉजी पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद पर हुई है। मैं हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाते हुए निजी शोबे से अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और एक मजबूत और खुद इन्हिसार दिफाई शोबे की तामीर में अपना ताउन दें। और हमारी सेनाओं के बीच एक कड़ी बनाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत सेनाओं और हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा फेस की जा रही समस्याओं की पहचान की जाती है और उनका समाधान खोजने के लिए उन्हें डिस्क के रूप में इंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के सामने लाया जाता है। आईडेक्स फॉर फौजी भी इसी तरह की पहल है जो हमारे सर्विस पर्सनल को इन क्षेत्रों में अपना टैलेंट दिखाने का एक अवसर प्रदान करती है। यानी अपनी समग्रता में यह हमारी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगातार सहायक बन रहा है। साथियों, आज डिस्क 5 का लॉन्च होना आत्मनिर्भरता की ओर रक्षा क्षेत्र के बढ़ते हुए कदम और युवाओं और उद्यमियों में डिस्क की लोकप्रियता को एक साथ दर्शाता है। डिस्क का हर एडिशन पिछले अपने एडिशन से कहीं अधिक व्यापक है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में विविधता के लिए वे होता है। हम सबने भी देखा इस बार इन चैलेंजेस की संख्या 35 है जो अब तक के किसी भी एडिशन से मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए किए गए इक़दामात से मुल्क के छोटे किसानों की अक्सरियत की ताकत में इजाफा होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट अमेरिका के ज़ेर एहतमाम एक वेबिनार से खिताब करते हुए तोमर ने जुमेरात को कहा कि कौमी खुर्दनी तेल मिशन पाम ऑयल के निफाज की मंजूरी के हुकूमती फैसले के नतीजे में इस जामे मिशन पर 11,040 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे रकबे को बढ़ाने और तेल के बीजों और पाम ऑयल की पैदावार में मदद मिलेगी। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा, रोज़गार पैदा होगा और दरामदात पर इन्हिसार कम होगा। मरकज़ी हुकूमत किसानों को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए कीमत का तरीक़ेकार भी बनाएगी। तोमर ने कहा कि मुल्क के 80% से ज़्यादा किसान वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। अब उन छोटे किसानों को जहन में रखते हुए मुल्क में ज़रई असलाहत लाए जा रहे हैं। निवेश भी नहीं आता था। खेती को देखकर निवेशक प्रोत्साहित होता है और इंडस्ट्री को देखकर उत्पादनकर्ता प्रोत्साहित होता है। तो इसलिए ये चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार ने ऑयल पाम मिशन का निर्णय किया और उसके अंतर्गत इन चिंताओं को समाधान करने की कोशिश की। सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो जो मैंने भाव के उतार चढ़ाव की बात कही,
तो भाव के उतार चढ़ाव की चिंता किसान को न करना पड़े और उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े। इसके लिए भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी। 5 साल जात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर बातचीत के लिए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था, जिसमें मुलाकात के लिए वक्त का मुतालबा किया गया था। अब उस खत का जवाब नीतीश कुमार को मौसूल हुआ है, जिसमें बताया गया है कि वो आइंदा 23 अगस्त को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। इस बात की जानकारी नीतीश कुमार ने आज अपने एक ट्वीट के जरिए दी। 19 अगस्त की सुबह किए गए अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और लोगों को इस जानकारी से मुतल्ला किया कि वो 23 अगस्त को मुलाकात करेंगे। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए बिहार के नुमाइंदा वफद के साथ इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म से मिलने का वक्त मांगा था। वज़ीर आज़म का बहुत बहुत शुक्रिया कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने वक्त दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस ट्वीट के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है और देखने वाली बात यह होगी कि वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करने वाले नुमाइंदा वफद में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इस दरमियान जितिन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का रद्दमल सामने आया। पार्टी तर्जुमान दानिश रिजवान का कहना है कि 23 अगस्त को एक वफद ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से मुतालिक बात करने के लिए वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा है। इसमें हमारे लीडर जितिन राम भी शामिल होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मगरबी बंगाल में अप्रैल के महीने में हुए असेंबली इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद का मामला मरकजी तफ्तीशी एजेंसी यानी CBI के हवाले किया जाएगा। मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी जाएगी। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और दीगर को SIT का रुकन बनाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस हुक्म को रियासत की ममता बनर्जी हुकूमत के लिए बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुलाई में कहा था कि बाद इंतखाबात तशद्दुद से रियासती हुकूमत मुकर रही है। हाईकोर्ट ने माना कि मगरबी बंगाल में बाद इंतखाबात तशद्दुद के वाक़यात रौनुमा हुए हैं। अदालत ने पाया कि ममता बनर्जी हुकूमत तशद्दुद के वाक़यात की तरदीद कर रही है और हकीकत से इनकार कर रही है। तशद्दुद के दौरान लोगों की जान गई, कई लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि दूसरी रियासतों में भी जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की चेयरमैन की तश्कील शुदा कमेटी की रिपोर्ट का मुशाहिदा करने से बादिउन नज़र अर्जी गुजार की जानिब से इख्तियार किया गया मौक़िफ़ साबित होता है कि बंगाल में इलेक्शंस के बाद तशद्दुद हुआ है। ख्याल रहे कि बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रियासत में ममता बनर्जी की क़यादत वाली तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद TMC के गुंडों ने मुबैना तौर पर उसकी खातून अरकान पर हमले किए और कारकुनों का कत्ल किया। दूसरी जानिब बंगाल हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को झूठा और बड़ा चढ़ाकर पेश करने वाला करार दिया। हुकूमत का कहना है कि तशद्दुद के बेशतर वाक़यात 2 मई को वोट शुमारी के दिन पेश आए और उस वक्त रियासत की पुलिस का कंट्रोल इंतखाबी कमीशन के हाथ में था। गुजरात हाईकोर्ट ने आज रियासत में मुबैना लव जिहाद के मामले पर रोक लगाने वाले गुजरात मजहबी आज़ादी तरमीमी एक्ट 2021 की कई शकों के निफाज पर अबूरी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ब्रेन वैष्णव की डिवीज़न बेंच ने आज इस सिलसिले में हुक्म जारी किया। अप्रैल महीने में रियासत की बीजेपी हुकूमत ने असेंबली में मजहबी आज़ादी एक्ट 2003 में तरमीम करके इस कानून से मुतालिक एक बिल मंजूर किया था। 2 अलग अलग दरखास्तों में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि वो उसे आइन के आर्टिकल 25 यानी मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक़ के खिलाफ करार देते हुए इसे कलअदम करार दे। ये अबूरी हुक्म सिर्फ इस पर समाअत के दौरान आया। अदालत ने कहा कि कानून ऐसे बैन मजहबी शादियों पर लागू नहीं होगा जो बग़ैर किसी जबर, लालच या धोखाधड़ी के इस्तेमाल होंगे। अदालत ने सेक्शन 3, 4, 4A से 5, 6 और 6A पर अबूरी रोक लगाते हुए कहा कि उनका इस्तेमाल महज इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि एक मज़हब के मानने वाले ने दूसरे मज़हब के मानने वाले से शादी की। इससे कबल कल मामले की समाअत के दौरान रियासती हुकूमत के वकील और एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा था कि इस कानून का खौफ क्यों है। रियासत में बैन मजहबी शादियों पर पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ शादी के लिए जबरी मज़हब तब्दील करने के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए। अदालत ने मुशाहिदा किया था कि एक्ट ने यह तासुर पैदा किया कि रियासत में बैन मजहबी शादी मुमकिन नहीं है और ऐसा करने वालों पर तलवार लटक रही है। वाज़ेह है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 10 साल तक कैद और 5 लाख रुपए नकद जुर्माने की सज़ा है।
जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी के थाना मंडी इलाके में जुमेरात को होने वाले एक मुसल्ला तसादुम के दौरान फौज का एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ हलाक जबकि एक एहलकार जख्मी हो गया। इस मुसल्ला तसादुम में एक जंगजू मारा गया जिसकी शिनाख्त होना अभी बाकी है। जम्मू में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि एक मुसद्दका इत्तला की बिना पर राजौरी के थाना मंडी इलाके में जुमेरात की सुबह एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। उनका मजीद कहना था कि ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द को मारा गया है। नेज़ फौज की एक जेसीओ ने शहादत पाई। तलाशी ऑपरेशन जारी है। पुलिस ज़राए ने बताया कि जिस जगह पर यह ऑपरेशन जारी है वो एक घना जंगल है। उन्होंने मजीद बताया कि जंगजुओं की फायरिंग से फौज का एक एहलकार जख्मी हुआ है जिसे इलाज व मालजे के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। एरिया में एंड आज सुबह कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ टेररिस्ट के साथ। एक काफ़ी सीवियर और काफ़ी हेवी गन फाइट हुई। उसी गन फाइट के दौरान एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुआ। गन फाइट के दौरान एक इंडियन आर्मी के जेसीओ को इंजरीज हुई, उनको इवैक्यूएट किया। इंजरीज की ताब न लाते हुए उनने शहादत हासिल की। कुछ सर्चेस ऑन हैं अभी एट द मोमेंट। क्या लगता है मैम जो बंगाई एरिया में जो लोग भागे थे, जो मिलिटेंट भागे थे, क्या उनमें से ये हो सकता है? अभी बड़ा प्रीमैच्योर है ये कहना। दैट विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इंजर्ड कितने हैं अभी तक? एक ही इंजरी थी जिनकी शहादत हो गई। ओनली वन पर्सन इंजर्ड फ्रॉम आवर साइड। रिकवरी की डिटेल्स आपको दे देंगे, शेयर करेंगे। AK रिकवर हुई है, पिस्टल, साथ में असला रिकवर हुआ है, कुछ ग्रेनेड्स भी। क्या लगता है ये फॉरेनर है या लोकल है? वेरी प्रीमैच्योर टू से, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन डीजल के दामों में कटौती की है। आज दिल्ली में डीजल की कीमत 20 पैसे कम होकर 89 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर आ गई है। हालांकि पेट्रोल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 84 पैसे फी लीटर बिक रहा है। पेट्रोल की बात करें तो आखिरी बार इसके दाम 15 अप्रैल को कम हुए थे, जबकि इसके बाद 40 बार इसके दामों में बढ़ोतरी की गई। इस महीने की शुरुआत में कच्चा तेल $75 फी बैरल पर था, जो अब $66 पर आ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ सकती है। 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपये 71 पैसे फी लीटर था, जो अब 101 रुपये 84 पैसे फी लीटर हो गया। यानी 8 महीने से भी कम वक्त में ये 18 रुपये 13 पैसे महंगा हो गया। वहीं डीजल भी 15 रुपये 60 पैसे महंगा होकर 89 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कौमी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर तुलबा और तालिबात के मुजाहरे के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से लाठियां बरसाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी नौजवानों को लाठियां बरसाने से नहीं बल्कि उन्हें रोजगार फराहम करने से मजबूत होगा। गुज़िश्ता मंगल यानी 17 अगस्त को SSC-GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी के उम्मीदवारों ने जंतर मंतर पर अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया था और मुजाहरे में मुल्क भर से तुलबा और तालिबात ने शिरकत की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मुजाहरे को गैर कानूनी करार देते हुए तुलबा पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान मुतअद्दिद तुलबा ज़ख्मी हुए और उनका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि तुलबा और तालिबात इम्तिहान पास कर चुके हैं, ओहदे खाली पड़े हैं, लेकिन रोज़गार मांगने पर SSC-GD के उम्मीदवार तुलबा और तालिबात को लाठियाँ मिल रही हैं। नौजवानों को लाठियाँ मारने से नहीं, रोज़गार देने से मजबूत हिंदुस्तान बनेगा। ख्याल रहे कि मुजाहरा करने वाले तुलबा में SSC का इम्तिहान और 2018 मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, जिसका नतीजा इसी साल फरवरी में आम किया जाना था। नतीजा मुकर्ररा वक्त से पूरे 3 साल लेट है। तुलबा का कहना है कि नताइज के इंतज़ार में बेशतर उम्मीदवारों की उम्र तयशुदा हद को अबूर कर चुकी है, लेकिन हुकूमत मरकज़ी नीम फौजी दस्तों में खाली पड़े ओहदों पर तकर्रूरी नहीं कर रही है। अब बात कोरोना की। दुनिया में आज कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 21 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि अमवात की तादाद भी 44 लाख के पार हो गई। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 21 करोड़ 3,52,669 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 44,10,505 हो गई। इसी दौरान यानी अब तक इस बीमारी को 18 करोड़ 84,36,361 अफराद ने मात दी है, लेकिन अब भी दुनिया भर में 1 करोड़ 75 लाख लोगों का इलाज चल रहा है।
हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 35,786 कोरोना केसेस मिले और 37,812 लोग ठीक हुए। इस दौरान 511 मरीजों की मौत हुई। 6 दिन के बाद मरने वालों की तादाद 500 से ज़ायद रही है। अब तक 4,33,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। केरल के हालात अब भी तशवीशनाक बने हुए हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 21,427 नए केसेस आए और 18,731 लोग रिकवर हुए। इस दौरान 179 की मौत हुई। पिछले 12 दिनों में मरने वालों की ये तादाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ फ़िलहाल 1,77,000 एक्टिव केसेस हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एक स्टडी की है। उसमें खुलासा हुआ है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी मुतासिर कर सकता है। हालांकि इन लोगों में मौत का अंदेशा कम रहता है। चेन्नई में हुई स्टडी में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट या B16172 वैक्सीनेटेड और टीका ना लगाने वालों में एक जैसा ही था। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी ऑफ ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी चेन्नई ने स्टडी को अप्रूव किया है। 17 अगस्त को जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में पब्लिश हुई है। ICMR ने अपनी रिपोर्ट में दूसरी स्टडीज़ का भी हवाला दिया जिनमें डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर होने के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वालों में एंटीबॉडीज़ की ताकत घटने की बात कही गई। इसके मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने की यही वजह हो सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी के साइंटिस्ट जेरोमी थनराज की इस स्टडी में वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि सैंपल कम लिए गए थे, साथ ही इसमें रीइन्फेक्शन के मामले शामिल नहीं थे। हालांकि ऐसे केसेस कम तादाद में मिले हैं। ये भी साफ नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद जो लोग मुतासिर हुए उन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई थी, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में शदीद रूप से बीमार होने वालों और मरने वालों की तादाद कम थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके लोगों में मौत का एक भी मामला नहीं मिला। वहीं एक डोज लगवाने वाले 3 मरीजों और टीका ना लगाने वाले 9 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस में ज़ोरदार बम धमाके के सबब 5 शिया मुसलमान हलाक हो गए, जबकि 50 से ज़्यादा लोग इस धमाके में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत संगीन है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब में वाक़े बहावल नगर में जुमेरात को जब शिया मुसलमानों का जुलूस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था तो सड़क के किनारे ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद हर तरफ चीखों पुकार की हालत पैदा हो गई। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वसती पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के जुलूस में हुए धमाके के दौरान 3 लोगों की हलाकत से मुतालिक मकामी पुलिस ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर इस धमाके के बाद की कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें ज़ख्मी अफराद इधर उधर बैठे हुए हैं और मदद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब बात IPL की। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का दूसरा फेज़ 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है। BCCI ने सभी फ्रेंचाइजी से कहा है कि वो 20 अगस्त तक अपनी टीम के खिलाड़ियों की लिस्ट सौंप दें। हालांकि फ्रेंचाइजीज इससे मुश्किल में आ गए हैं। उन्हें अब तक ये नहीं पता है कि कौन से बैरूनी खिलाड़ी फेज़ 2 में हिस्सा लेंगे और कौन नहीं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को IPL फेज़ 2 में खेलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि हर खिलाड़ी को खुद ये फैसला लेना है कि वो इसका हिस्सा होगा या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने खुद को फेज़ 2 से अलग कर लिया है। वो एशेज सीरीज़ की तैयारी पर फोकस करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ और खिलाड़ी भी कमिंस की राह पर चल सकते हैं। IPL के एक फ्रेंचाइजी के ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कहा कि 20 अगस्त को डेडलाइन है, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं है कि हमारे कौन से बैरूनी खिलाड़ी आ रहे हैं और कौन नहीं। हम सब शख्सी तौर से उनसे राब्ते में हैं। राहत की बात यह है कि IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप भी यूएई में ही है। इस वजह से ज़्यादातर बैरूनी खिलाड़ी IPL के ज़रिए वहाँ की पिचों और कंडीशन के हिसाब से ख़ुद को तैयार करना चाहेंगे। अभी तक सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के पास ही सभी खिलाड़ी फेज़ 2 के लिए मौजूद हैं। फेज़ 1 में बाहर रहने वाले जोश हेजलवुड भी इस बार धोनी की टीम का हिस्सा होंगे। सबसे ज़्यादा मसला राजस्थान रॉयल्स के साथ है। टीम को अब तक पता नहीं है कि बेन स्टोक्स खेलेंगे या नहीं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।